आज ये हम डुमरी विधानसभा में खड़े हैं। आपके विधायक जो पूर्व विधायक थे, हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, वो आदमी इतना जल्दी ये दुनिया छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन इस कोरोना के महामारी में जब एक दूसरे से लोगों को मिलना मना ही था, सबको घर के अंदर में ताला बंद करके रहने का आदेश था, उस समय ये गाड़ी से निकल करके गांव-गांव में जाता था, गरीबों का सेवा करता था, और आज उस कोरोना ने उसको ले ली। हमारे विपक्ष इनके इन प्रकार जब से सरकार बनी है उसी दिन से सरकार गिराने में लगे हैं। कई बार तो बाबूलाल जी को यहां का मुख्यमंत्री बना लिया जा चुका है। रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं, कभी विधायक खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, कभी सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचते हैं, कई संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार को काम नहीं करने देने का निरंतर उपाय चलता रहता है। और ये लोग करते क्या खुद है। हमको लगा कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, राज्य सरकार अपने खर्चे पर दे रही है, केंद्र से कोई मदद नहीं लेता। कम से कम हमने सोचा कि सरकारी दुकान से हम अनाज खरीदेंगे तो सस्ता में मिलेगा, लेकिन एफसीआई से हम जब अनाज खरीदने गए तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया। चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी पंचायत के इस मैदान में सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बेबी देवी जी, उपस्थित योगेंद्र प्रसाद महतो जी और हमारे अभिभावक रूपी हमारे मंच पर उपस्थित जलेश्वर महतो जी, यहां उपस्थित बेरमो विधायक जयमंगल सिंह जी, उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहां उपस्थित जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे आप सभी विभिन्न गांवों से आए हुए, पंचायतों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, स्कूल की छात्र छात्राएं, सबसे पहले विलंब से आने का क्षमा मांगते हुए आप सब लोगों को जोहार करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में बातों को रखूं, क्योंकि आप सब लोग काफी विलंब से हैं यहां पर, और आज मौसम की खराबी की वजह से हम लोग ऐन वक्त पे हेलीकॉप्टर हम लोग का नहीं उड़ पाया। पहाड़ी इलाका है, इस वजह से सड़क मार्ग से आने में
जितना वक्त लगा, लेकिन सड़क मार्ग से आने में भी जो राज्य सरकार, झारखंड सरकार की सड़कें हैं, वो भी ना जाने बहुत। मैं तो अभी सड़क मार्ग से ही आ रहा था। सरकार की सड़कें तो लगभग बिल्कुल ही तेज रफ्तार चलने वाले बन गई है, और यही वजह है कि शायद बहुत कम समय में हम लोग यहां पहुंच पाए। जहां 3-4 घंटे का वक्त लगता था, आज 2 घंटे में यहां हम लोगों ने सफर तय किया है। हफ्ते दिन पहले हम लोग सुखाड़ पर चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोगों का विधानसभा सत्र भी चल रहा था। सभी माननीय विधायकों का, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग राज्य में जो कम बारिश होने की वजह से सुखाड़ को लेकर चिंतित हो रहे थे। हम लोगों के साथ भी बड़ी समस्या कि इससे पहले पिछले वर्ष में ही सुखाड़ पड़ा, इस बार भी सुखाड़ की स्थिति। तो झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जहां 80%, 90% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, उन विचारों का क्या होगा। और आजकल राजनीतिक परिभाषा जो बदली है, पिछले वर्ष हम लोगों ने सुखाड़ में किसानों को जो राहत दिया, और उस राहत के अनुरूप जो केंद्र सरकार से हम लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए का मांग रखा, उसके बदले में मात्र 500 करोड़ रुपए हमें मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी आर्थिक बोझ राज्य सरकार के ऊपर कितना पड़ जाता है, और जबकि धन संग्रह के सारे अधिकार हमारे केंद्र सरकार के पास आज के दिन में। और इस बार भी सुखाड़ हो जाता। अभी भी पूर्ण तरीके से आकलन लगा पाना बड़ा कठिन है कि ठीक है, अभी के समय में धान तो बुआई कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक जिस तरीके से मौसम बदलता है, तो फिर क्या होगा। लेकिन हमारी नजर बिल्कुल पूरी तरीके से यहां के बारिश, यहां के किसानों, यहां के ग्रामीणों के ऊपर बनी हुई है। परिस्थिति के अनुरूप हम सब लोग निर्णय लेंगे, और इसकी जानकारी जगह जगह से लगातार हम ले भी रहे हैं। और इस क्रम में सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्या स्थिति है, उन योजनाओं का आकलन करने के लिए समय समय पर हम लोग भी बाहर निकलते हैं। आज उसी के अनुरूप सरकार की योजनाओं आप तक पहुंच रहा है कि नहीं रहा है, इसका एक छोटा सा आकलन के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए हैं। इससे पहले आपने देखा
जब हम लोगों की सरकार बनी, कई सारा चुनौती तो हम लोगों के सामने आया। कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ भी आ गया, और जब थोड़ा सा हम चलने की कोशिश किए तो फिर सुखाड़ का आहट सुनाई दे रहा था। इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इन चुनौतियों के बीच में भी, राज अलग होने के 20 साल 22 साल के बाद भी जो सपना, जो उद्देश्य को लेकर ये राज लिया गया था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। सरकार हमने बनाई कई सपनों के साथ कि अब जो हमारे आंदोलनकारी नेताओं का जो सपना था, वो सपनों का झारखंड बनाएंगे। आज उसी को ध्यान में रखकर जो कभी इस राज्य के लोगों ने सोचा नहीं था, वो सारे कार्य आज हो रहे हैं। कई ऐसे लोग गांव के हमारे ऐसे हैं आज के दिन में, जिन लोगों ने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा था, जिला कार्यालय तो दूर की बात है। आपकी सरकार ने आपके पंचायत में, आपके गांव में, सरकार आपके द्वार के माध्यम से बड़ा बड़ा टेंट लगा लगा करके पदाधिकारी को भेजकर आपकी समस्याओं को जानने का काम किया था। अभी कई ऐसे सब वक्त आएंगे जहां पदाधिकारी आपके दरवाजे जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज उस कैंप के माध्यम से, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, आज हमने इस राज्य के सभी बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिला, विकलांग और परित्यागता महिलाओं को पेंशन देना प्रारंभ कर दिया। आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं बचा जो बिना पेंशन का होगा। हमारी बातें हम नहीं चाहते, हम लोग उन लोगों में से नहीं जो काम नहीं करते हैं लेकिन ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटते हैं। हम लोग का काम बोलता है। आज सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से हम इस राज्य के हर बच्चियों को, किशोरी बच्चियों को जोड़ रहे हैं, जिससे हमारे इस राज्य की लड़कियां पैसे के अभाव में स्कूल कॉलेज छोड़ देती हैं और 5वीं 6वीं पास करने के बाद मां बाप उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। लेकिन अब नहीं, अब हम लोग अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपने पैर पर खड़ा करेंगे, तब शादी ब्याह कराएंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित और अपने पैरों पर खड़ा होने का क्षमता लेके पैदा हो। आज सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी आज इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल पढ़ना हो, इंजीनियरिंग पढ़ना हो, पत्रकार बनना हो, वकील बनना हो, कोई भी पढ़ाई करना हो, उसका पूरा का पूरा सरकार खर्च वहन करेगी। इसका हमने कानून बना दिया।
आज किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे, मेडिकल का तैयारी करेंगे, वकालत का तैयारी करेंगे, जो कोचिंग आप करने की तैयारी करेंगे उस कोचिंग का भी पैसा हम देंगे। ये कानून हमने आपके लिए बना दिया। तो अब आपको दिक्कत क्या है? आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपके पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। आप यहां पढ़ना चाहते हैं, यहां भारतवर्ष के अंदर पढ़ेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। विदेश में भी पढ़ने के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो उसका भी 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार देंगे। आप झारखंडी बच्चा कभी सोचा था कि आप विदेश में जाके पढ़ेंगे लिखेंगे? आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। ना उसका माँ बाप कभी सोचा होगा कि हमारा बच्चा लोग विदेश में पढ़ेगा। आज जाके देखिए, भारत का पहला ये राज्य है जहां आपने बच्चों को, राज्य के बच्चों को, आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। ये देश का पहला राज्य है जहां इस राज्य का सभी बुजुर्ग को पेंशन देता है। हमारे राज्य में गरीबी और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है और इसी गरीबी से दूर निजात पाने के लिए ही इस राज्य को अलग किया गया था। ना जाने क्या क्या खनिज संपदा हमारे राज्य में नहीं है, लेकिन यहां पर बड़े बड़े व्यापारियों का पेट तो भर गया, पेट भर के पेट फूल भी गया, लेकिन यहां का लोग का पेट चिपकता चला गया और मजदूरी और भूखमरी के कगार पर है। पूर्व के सरकारों के समय में लोग भूख से यहां पर मरे हैं। राज्य में हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के मरा है। आज इस वैश्विक महामारी में, कोरोना जैसे महामारी, जहां हाट बाजार, दुकान, गाड़ी, मोटर सब बंद था, हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से ला ला करके उनके घरों को पहुंचाते थे। एक भी मजदूर को हम भूखा नहीं मरने दिए। लेकिन हमारे विपक्षियों के 20 साल 23 साल के सरकार में लोग भूखा मरा। हमारे गरीबों का राशन कार्ड इन लोगों ने लगभग 11 लाख राशन कार्ड गरीबों का नाम हटा दिया। आपका सरकार बना, आपका बेटा भाई का सरकार बना, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड लेकर के लोगों को बांटा है। और तो और हमको लगा कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, राज्य सरकार अपने खर्चे पर दे रही है, केंद्र से कोई मदद नहीं लेता। कम से कम हमने सोचा कि सरकारी दुकान से हम अनाज खरीदेंगे तो सस्ता में मिलेगा। लेकिन एफसीआई से हम जब अनाज खरीदने गए तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया। आज हम खुले बाजार से महंगे दर में अनाज खरीदकर उन हरा राशन कार्ड वाले को राशन देने का काम कर रहे हैं। आज के राजनीतिक परिभाषा ये हुआ पड़ा। आज ये हम डुमरी विधानसभा में खड़े हैं। आपके विधायक, जो पूर्व विधायक थे, हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, वो आदमी इतना जल्दी ये दुनिया छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन इस कोरोना के महामारी में जब एक दूसरे से लोगों को मिलना मना ही था, सबको घर के अंदर में ताला बंद करके रहने का आदेश था, उस समय ये गाड़ी से निकल करके गांव-गांव में जाता था, गरीबों का सेवा करता था, और आज उस कोरोना ने उसको ले लिया।
आज इस कोरोना में हमारे दो मंत्री आम लोगों की सेवा करते करते, एक हाजी हुसैन अंसारी साहब, वो उनका स्वर्गवास हुआ, दूसरा बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का। एक बार तो उनको मौत के मुंह से हम खींच के निकाल भी लाए थे, लेकिन वो मानने वाले कहां थे। हमने कई बार मना किया कि अभी आप बाहर ना जाएं, अभी आप लोगों के संपर्क में मत आए, अभी 4-6 महीना 8 महीना आपको बंद होके रहना पड़ेगा, अभी इलाज होके आए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके फिर से पता चला कि यहां पर हड़िया दारू बनाने वाले गिरोह का भांडा फोड़ करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जवान मोटरसाइकिल में चला गया। बहुत चिंता की बात। ऐसे ही हमारे नेता आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, और यही कुर्बानी, यही शहादत का देन है अलग राज। आज वही हड़िया दारू बनाने वाले का भांडा फोड़ने के लिए वो गए थे, और आज इस गांव देहात में जो हड़िया दारू हटिया में बिकता है, इसको बंद करने के लिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले योजना लाया है। आज हमारे गांव की महिलाएं जो हड़िया लेकर के बाजार में जाती है, अपने माथा पर ढो ढो करके, उसके पीछे भी गिरोह सब लगा रहता है। हम उन महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि आप जो माथा में हड़िया लेके जाती हैं, उसको उठा के फेंकिए और सरकार की योजना को अपना माथा में लीजिए। देखिए कितना बड़ा बदलाव हो। आज आप लोगों के आशीर्वाद से लगभग इस योजना से हम 36,000 महिलाओं को हड़िया दारू बेचने से दूर किए हैं। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं है। इस राज्य में ये पेड़ के नीचे हाट बाजार में इन सब चीजों का बेचना हम लोग खुद से हमें बंद करना पड़ेगा। आज उसी प्रकार हम लोग मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आपको कोई काम करना हो, आप बैंक में जाते हैं, आपको बैंक लोन देता नहीं है स्वरोजगार के लिए, तो सरकार ने ही योजना बना दिया। आपको जो काम करना है, आपको राशन दुकान चलाना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, आपको नाई की दुकान चलाना है, आपको जूता चप्पल का दुकान चलाना है, जो चलाना है उसके लिए आर्थिक रूप से राज्य सरकार आपको मदद करेगी और आप अपना स्वरोजगार का काम कीजिए। जिसको स्वरोजगार में जाना है वो स्वरोजगार की ओर काम करे, जिसको नौकरी पेशा में जाना है नौकरी पेशा में जाए। हजारों की संख्या में तो हमने नौकरियां दे दी, अभी 28-30 हजार और हम लोगों की नियुक्तियां निकल गई हैं। पढ़े लिखे नौजवान 20 साल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकल रही है, और मात्र 2 साल तो हम लोग कोरोना में घर में ताला बंद करके रखे रहे, अभी तो साल 1.5 साल हुए चले हुए, और इसमें इतने सारे योजनाएं। अगर हम यहां पर डुमरी विधानसभा की अगर हम बात करें, अभी विधानसभा में ही एक घोषणा हुआ है, आपको हम बताते चले कि बोकारो जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, और वो मेडिकल कॉलेज
बड़े भाई स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के नाम से होगा। अभी इसी बीच अपने बच्चों को और होनहार बनाने के लिए नवाडी में डिग्री कॉलेज और नवाडी में ही नेतरहाट का आप लोग नाम सुने होंगे। नेतरहाट एक ऐसा स्कूल है जहां देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस जिसने पैदा किया, और वही स्कूल का फोटोकॉपी स्कूल सेम वही तर्ज का स्कूल नवाडे में भी खुलने जा रहा है। उसका लिए भी जमीन वगैरह चिन्हित हो गया है। नवाडी में पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय, चंद्रपुरा तारा नारी इसी पंचायत में संस्कृत विद्यालय आपको मिलने जा रहा है। चंद्रपुरा में बालिका आवासीय विद्यालय भी आपको मिल रहा है। आईटीआई कॉलेज बनकर तैयार खड़ा है और नवाडी में जो हम लोग का मॉडल स्कूल है वो भी बना है। कई बार हमारे कुछ होनहार विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में जाने का सपना देखते हैं, काश वैसे स्कूल में हम पढ़े होते तो और अच्छा पढ़ाई करते। लेकिन मां बाप के पास इतना पैसा का अभाव कि इन प्राइवेट स्कूलों का फीस भर नहीं पाते हैं। सरकारी स्कूल में किसी तरीके से पढ़ाओ। लेकिन हमने उसका रास्ता निकाल दिया है। अभी पूरे राज्य में पहला चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है, जो हमारे प्राइवेट स्कूलों के बराबर होगा और उसी के तर्ज पर उसकी पढ़ाई होगी। और उनके शिक्षक को हम लोगों ने ट्रेन करके वहां भेजा है। अभी धीरे धीरे उन स्कूलों को, अब कई जगह से तो हमें यह भी खबर आ रही है कि लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे का नाम कटा करके हमारे सरकारी स्कूल में लोग का भर्ती करवा रहा है, जो हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं। ऐसे 5000 स्कूल बनने हैं इस राज्य में। तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोगों के लिए और इस राज्य के लिए एक बदलता हुआ यह झारखंड दिखेगा। हमारे विपक्ष इन प्रकार जब से सरकार बनी है उसी दिन से सरकार गिराने में लगे हैं। कई बार तो बाबूलाल जी को यहां का मुख्यमंत्री बना लिया जा चुका है। रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं। कभी विधायक खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, कभी सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचते हैं। कई संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार को काम नहीं करने देने का निरंतर उपाय चलता रहता है। और ये लोग करते क्या खुद है? आज देश की सारी सरकारी संपत्ति को लगातार बेचने में लगे। आज इस राज्य के गरीब गुरुआ को पेंशन देने तक का इनके पास पैसा नहीं है। पूरा अर्थव्यवस्था अपने पैर पर छोड़ करके सर के बल खड़ा हो गया है। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति इस देश के गरीब जनता का गाड़ी कमाई लूट लूट कर विदेश जा रहे हैं। एलआईसी जैसी कंपनियां डूब रही हैं, बड़ी बड़ी बैंक डूब जा रहे हैं। आज रुपया का भाव कौड़ी के बराबर हो गया है और आज महंगाई 7वें आसमान पे है। पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, कपड़ा लत्ता, बच्चों का कलम, कागज पत्तर सब आज
हमारे विपक्षियों की सरकार ने हर चीज में टैक्स लगा दिया। और तो और जो इस देश में कभी नहीं हुआ था वो भी काम होने लग गया। आज इन लोगों ने दूध दही पर भी टैक्स लगा दिया। बताइए, जो नमक गांव के राशन दुकान क्या बाहर में पड़ा रहता था, वो सब नमक आज देश के लोगों को 100 रुपए किलो ही लोग खिलवा रहा है। आज अमीरी और गरीबी की जो खाई है निरंतर बढ़ रही है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये अमीरी गरीबी का अंतर खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि गरीबों को ही खत्म कर डालो। आज पूरा देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है, आपको मालूम है मणिपुर में क्या हालत है। वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी एक दूसरे का खून का प्यासा हुआ पड़ा है। वही हाल हरियाणा में, पूरा पश्चिम उत्तर सब जगह से यही हालत है। जात पात के नाम पर एक दूसरे को लड़वाओ और अपनी राजनीतिक रोटी से को काम धाम कुछ मत करो। आज इतने विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने हर चीज जो यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है उसको लाने का काम किया है, ताकि आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से बदले। कहते हैं ना लोग कि देश को मजबूत बनाना है तो राज्य को मजबूत बनना होगा, राज्यों को मजबूत बनाना होगा तो मेरा मानना है मेरा गांव को मजबूत बनाना होगा। जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। आज इसलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से, आज मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से कई योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसके ऊपर आप हजारों हजार रुपया कमा सकते हैं। आज खेती के कई, आज जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में आने वाला समय में आप खेती बाड़ी करने वाले किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि आपको भी कुछ ऐसे जमीनों को चिन्हित करना पड़ेगा जहां आप धान गेहूं सब्जी तो लगाते हैं। अगर आपके पास 5 बीघा जमीन है तो कम से कम 1-2 बीघा जमीन फलदार पेड़ लगाने का काम करे, ताकि वो फलदार पेड़ से आपको हर वर्ष फल मिलता रहे। आज मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से गांव में हमारा अभी जो सर्वे आया है बच्चों को लेकर, हमारे राज्य में बहुत सारे लगभग 40% से अधिक बच्चा कमजोर पैदा हो रहा है। अब बच्चा ही कमजोर पैदा होगा तो आगे ताकत कितना जुटा पाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चा क्यों कमजोर हो रहा है, इसका मतलब मां कमजोर है। मां कमजोर क्यों है, इसको जब हमने सोचने का काम किया, समझने का प्रयास किया, तो पता चला कि आज के दिन में भी तो हमारे घर में दादा नाना नानी लोग हैं जो 110, 105, 103 वर्ष का है, लेकिन हम लोग का आपका पीढ़ी 70-80 साल में मर जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पुरखा लोग का संपत्ति था उसको हम लोग अब खत्म कर दिए, जिसको पशुधन बोलते थे। गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, ये सब गांव में अब खत्म हो रहे हैं। जिस घर में पीने को दूध, खाने के लिए अंडा मछली हो तो वहां घर में कोई कमजोर पैदा नहीं हो सकता। आज इसीलिए हम उन बुजुर्गों की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन लेके आपके बीच में आए हैं,
जहां आप मुर्गी पालिए, बतख पालिए, बकरी पालिए, गाय पालिए, भैंस पालिए, जो पालना है पालिए। सरकार आपको 90% अनुदान पर वो सभी पशुएं उपलब्ध करा रही है। और तो और इस बार हमने ये नियम लगाया है, जो भी पशु दिया जाएगा सभी पशुओं का इंश्योरेंस करके आपको मिलेगा। अगर गलती से वो पशु मर गया तो वो पशु का पैसा पूरा आपको वापस होगा। नहीं तो पहले हमने देखा है कि कोई मुर्गी पालक, कोई आज के दिन में वो बर्ड फ्लू और क्या क्या सब चलता है, आजकल ढेरों बीमारी सब होने लगा है, उससे पूरा का पूरा मुर्गी मर जाता है। बेचारा दोबारा किसान हिम्मत नहीं कर पाता है। आज किसान का मनोबल ना टूटे, इसलिए सभी जानवर को हम इंश्योरेंस करके देंगे। और जब गलती से किसी दवा के अभाव में या इसका ये नहीं होना चाहिए, आपको जो उसका पालने का विधि है उसको पालन करते हुए आगे काम करना होगा, ताकि आप मजबूती से पशुपालन कर सकें। आज बीमारी से हमको याद आया, आज गांव देहात में बरसात के समय में बड़ी सांप काट काट के लोगों की जान लेता है। और सरकारी अस्पतालों में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां दवाई लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, वो एक्सपायरी हो जाता है, फेंकने का काम करना पड़ जाता है। आज इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, आप पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलेंगे, उसके बाद गांव के स्तर पर दवा दुकान खोलेंगे, ताकि रात बिरात कभी भी आपको दवा की जरूरत हो तो ब्लॉक कार्यालय और हेडक्वार्टर आने का जरूरत ना पड़े। हाँ, ये अलग बात है, हाथ पैर टूट गया तो अलग विषय है, लेकिन साधारण छोटा मोटा सर्दी खांसी बुखार पेट झड़ी सब होगा तो आप उसी दुकान से अपना दवा ले सकते हैं। और इसके लिए कोई पहले जो दवा दुकान चल रहा है, अभी थोड़ा झगड़ा भी चल रहा है उसमें हम लोगों का। अभी जो दवा दुकान चलता है वो दवा दुकान के लिए एक डिग्री का जरूरत पड़ता है, फार्मासिस्ट का डिग्री, तभी दवा दुकान चलाया जा सकता है। लेकिन ये नियम उस समय का है जब दवा को मिला करके लोगों को दिया जाता था, जैसे नीम हकीम लोग देता है ना, उस तरीके से। लेकिन आज तो दवा का टैबलेट के ऊपर ही, इंजेक्शन के ऊपर ही सारा चीज लिखा रहता है, कब बना, किसके लिए, कैसे लेना है। तो उसके लिए आप पढ़ा लिखा खाली होना चाहिए, उसके लिए हमको नहीं लगता है कि फार्मासिस्ट का डिग्री का जरूरत है। तो इसलिए हम लोग, जो लड़के हमारे नर्स वर्स भी की हुई है, उन लोग भी दुकान खोल सकता है। जो ग्रेजुएट है, 12वीं पास है, वो लोग भी दुकान खोल सकता है। तो आप लोग इस योजना का भी लाभ लें और ग्रामीणों को सहयोग करने का काम करें। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, अगर हम उन बातों को लेकर और बैठेंगे तो रात भी कम पड़ जाएगा। आज यहां लगभग 37 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जो 18 करोड़ रुपए से बना है। 25 योजनाओं का शिलान्यास अभी हम लोगों ने, उधर शिलापट दिख रहा है। लगभग वो सारी योजना 275 करोड़ रुपए का है। और यहां पर जो लाभुक यहां उपस्थित हैं, 11,000 लाभुक के बीच में 116 करोड़ रुपए का परिसंपत्ति आज यहां बटाई हो रहा है। 116 करोड़ आप लोग के बीच में परिसंपत्ति बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से ये सरकार के पास जितना भी गठरी में बंद करके इन लोगों ने अपना जेब भरने का काम किया, वो सारा गठरी ले के हम लोग गांव में पहुंचा करके लोगों का देने का काम कर रहे हैं, ताकि यहां के लिए जो सरकार जिनके लिए बनी है, उनका हक अधिकार उन तक पहुंच सके।
नहीं तो बाकी लोगों का, जो विपक्ष के लोग, अभी नौकरियों की वैकेंसी निकली है, ढेर सारा वैकेंसी, हजारों की संख्या में, अभी और हजारों की संख्या में नौकरी के वैकेंसी निकलेंगी। पूर्व में, इससे पहले जब ये 20-22 साल इन लोगों ने राज किया, तो जितना भी परीक्षाएं हुई है, सभी परीक्षाएं में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते थे ये लोग। और उसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन पेपर लीक कर देता था। एक आदमी क्वेश्चन पेपर लीक करता था, 5 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा है, सबका भविष्य फिर से बत्ती बुझ जाता था। हमने कानून लाने का काम किया कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर लीक करेगा, जो चीटिंग करेगा, वो जेल के हवाले, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। बिना पूछे, बिना वारंट लिए सीधा जेल, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 10-10 साल तक का जेल होगा, ताकि दोबारा क्वेश्चन लीक करने का सपना भी लोग ना देखें। हमने इतना कड़ा कानून बना दिया, और आज उस कानून का विरोधी हमारी बीजेपी के लोग, आज चुका लोग कर रहा है। ये लोग नहीं चाहता है कि यहां का मूलवासी आदिवासी के बच्चों को नौकरी मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आज वो सब कानून का विरोध करते हैं, फट से चले गए महामहिम के पास कि इस कानून को पारित मत कीजिएगा जो विधानसभा में बना है। वही हाल इन लोगों ने 1932 का किया, वही हाल इन लोगों ने हमारे सरना धर्म कोड का किया। जितने भी झारखंडी निर्णय हम लोगों ने लिया है, इन लोगों ने एन केन प्रकार उसको उलझाने का काम किया। लेकिन चिंता मत कीजिए, उनके सभी करतूतों पर नजर है। इस बार तो कई चुनौतियों के साथ हम लोग आम लोगों के बीच में उनके अधिकार देने में लगे हैं। बहुत जल्द वो भी समय आएगा जब ऐसे विरोध करने वाले लोगों को झारखंड से बेदखल करने का काम करना हो। तो इसलिए आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय झारखंड। बड़े भाई जगन्नाथ महतो अमर रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।